हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में महेश कुमार बनवाल की NCERT पर आधारित समान अध्ययन बुक जो कि 8वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम भारतीय राज्य व्यवस्था अध्याय 14 निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। इससे पहले ऑलरेडी हमने 13 अध्याय करा रखा है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा, इससे पहले ऑलरेडी हमने प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित सभी अध्यायों को कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है, चुनावों में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है, एक मौलिक अधिकार है, एक संवैधानिक अधिकार है, या फिर एक कानूनी या विधिक अधिकार है, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, चुनावों में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार एक लीगल राइट है या फिर कह सकते हैं विधिक अधिकार है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल ही सही है। ध्यान रखिएगा, कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वो मतदाता के रूप में पंजीकृत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक शर्त है यहाँ पे, बशर्ते वो किसी भी विधि के द्वारा डिसक्वालीफाई घोषित ना किया गया हो। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि भारत के नागरिकों का मतदान करने का अधिकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 के 1 में प्रदान किया गया है। ध्यान रखना, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मतदान करने तथा निर्वाचित होने का अधिकार एक लीगल राइट है। ठीक है, एक विधिक अधिकार है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है यहाँ पे, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, पारदेशिक प्रतिनिधित्व, कार्यात्मक प्रतिनिधित्व, या फिर सामान्य प्रतिनिधित्व? तो याद रखिएगा, भारत में आम चुनाव पारदेशिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर आधारित है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब सवाल है यहाँ पे कि पारदेशिक प्रतिनिधित्व क्या है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के भूभागों को क्या किया गया है? अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। सिंपल हम ये कह सकते हैं, अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है, जहाँ से एक व्यक्ति वहाँ से उसका प्रतिनिधित्व करेगा या वहाँ से एक व्यक्ति खड़ा हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखनी है। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि पारदेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या सिस्टम के अंतर्गत संपूर्ण भूभाग को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति या फिर प्रतिनिधित्व निर्वाचित होता है। ठीक है, तो यही है पारदेशिक प्रतिनिधित्व। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 325 के अंतर्गत ये उपबंध किया गया है, इसके अंतर्गत किया जाता है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? बताना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख संघ राज्य जो क्षेत्र है, ये चुनाव क्षेत्र ये सबसे बड़ा है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रख सकते हैं कि जो चांदनी चौक है आपका, जो दिल्ली में, ये सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, और इसके बाद इसके अलावा बात करेगा यदि हम जनसंख्या के आधार पर, तो तेलंगाना में एक है मालका जागरी जो कि सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप के बारे में बात करें तो ये सबसे छोटा यहाँ पे चुनाव क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे मात्र वोटिंग है 49,922 मतदाता ही मात्र यहाँ मौजूद हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देख सकते हैं चांदनी चौक है ना, जो कि दिल्ली में ये सबसे छोटा चुनाव क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त तो मतदाताओं की संख्या के आधार पर बात करें तो ये मालका जागरी जो है तेलंगाना में, ये सबसे बड़ा मतदाता चुनाव क्षेत्र है, यहाँ पे लोग इतने वोटर्स हैं। लेकिन लक्षद्वीप देखेंगे, ये सबसे छोटा मतदाता यहाँ पे देखेंगे चुनाव क्षेत्र है, जो कि यहाँ पे 49,922 ही मतदाता मौजूद हैं। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो। राष्ट्रीय
राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 2 या 2 से अधिक राज्यों में, या फिर 3 या 3 से अधिक राज्यों में, या फिर 4 या अधिक राज्यों में। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या 4 से अधिक राज्यों में। अगर कोई भी दल अगर कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 4 या 4 से अधिक राज्यों में, तो उसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दे दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण तथा उन्हें राष्ट्रीय दल अथवा राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देने का कार्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित अर्हताएं होती हैं। कौन कौन? पहला है आपका, यदि कोई दल लोकसभा अथवा विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में 6% वैध मत प्राप्त कर ले। साथ ही एक राज्य अथवा एक से अधिक राज्यों में कम से कम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त कर ले। इसके अलावा ध्यान रख सकते हैं, यदि किसी दल को लोकसभा चुनाव में कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा सीटों की 2% सीटें प्राप्त हो जाए, या फिर यदि किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। कम से कम कितना? 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है, तो भी उसे इसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो सकता है या मिल जाता है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। बी ऑप्शन सही होगा। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधि सरकार को अभिव्यक्त करता है। इस प्रणाली के अंतर्गत जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करती है, जो जनता की ओर से विधि निर्माण तथा शासन व्यवस्था से संबंधित निर्णय लेने का कार्य करते हैं। वर्तमान विश्व के अधिकांश देशों में यही प्रणाली अपनाई गई है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, कनाडा आदि। अगला सवाल है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो याद रखना, ये 1985 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा। ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे, भारत की संसद द्वारा वर्ष 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से दल बदल विरोधी कानून का निर्माण किया गया था। साथ ही संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ करके दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के विषय में उपबंध किए गए। बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2023 में जो आया था, के द्वारा 10वीं अनुसूची में परिवर्तन करके यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह, ये ध्यान रखिएगा, किसी दल के न्यूनतम 2/3 सदस्य समूह बनाकर दल का विभाजन कर देते हैं, तो इस स्थिति में वे सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। ध्यान रखिएगा, किसी दल के कितना? न्यूनतम 2/3 सदस्य अगर समूह बना करके दल का विभाजन करते हैं, तो इस स्थिति के अनुसार कोई भी सदस्य दल बदल अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य नहीं माने जाएंगे। याद रखनी है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं आता है? तो ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित से देखेंगे यहाँ पे ऑप्शनों में, तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। राजनीतिक दलों का मान्यता प्राप्त करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना, ये भी निर्वाचन आयोग का काम है। जबकि भारत का प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ठीक है, ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री का चुनाव जनता द्वारा चुने गए संसद सदस्यों के द्वारा किया जाता है, ना कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा। हाँ, लोकसभा का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो ये इलेक्शन कमीशन होगा फिर। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? सभी को पता होगा, आसान सा सवाल है, आर्टिकल 324। सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। ध्यान दीजिएगा,
संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत 25 जनवरी 1950 को भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, है ना। इसलिए देखेंगे कि मतदाता दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 25 जनवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन देखेंगे कि भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। तो सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं, तो ये 25 जनवरी को हर साल मनाते हैं। निर्वाचन आयोग संसद एवं प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए होने वाले सभी निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावलियां तैयार करता है। साथ ही उपर्युक्त सभी निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भी करता है। चलिए अगला सवाल है, पूछा है कौन सा असत्य है ना। तो पहला क्या दे रखा है, प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 325 में मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, क्या ये सही है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कथन यहाँ पे गलत है ना। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 326 के अंतर्गत आप देखेंगे कि लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का निर्वाचन में मतदाताओं की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, ना कि अनुच्छेद 324 में। तो ये कथन गलत हो गया, ये तो सही था। कोई उम्मीदवार लोकसभा में 77 लाख रुपये, बड़े राज्य तथा विधानसभा चुनाव में 30.8 लाख रुपये बड़े राज्य तक व्यय कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं, ये कथन सही है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये भी सही है, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया, बाकी सभी सही सत्य था। चलिए अगला सवाल लेते हैं। तो इतना ही सवाल था शायद इस अध्याय से, ठीक है, मात्र 9 ही क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बाकी चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।